हमारे विभाग के द्वारा चल रहा 7 दिवसीय कार्यशाला की द्वितीय दिवस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अतिथि वक्ता आ चुकी हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल प्रथम सत्र में बात किया कि ये अपनी तरह की प्रथम कार्यशाला है हमारे विभाग में जो किया जा रहा है। कम से कम पिछले 10 वर्ष में हमने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इस बार हम इसके ऊपर एक कार्यशाला कर रहे हैं, एक वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें अनेक विद्वान और विदुषियों को हम बुला पा रहे हैं। आज हमारे साथ जो विदुषी हैं कुछ अलग सी बात करने वाली हैं, जो आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जिस तरह की वक्तव्य सुनते हैं उससे कुछ अलग होगा। देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम इंडिविजुअल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे या उनके बारे में बातचीत करेंगे। पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल थॉट फॉर दैट मैटर सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में नहीं है। ये बहुत आगे और भी बहुत सारे डिस्कशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे परंपराएं, ट्रेडिशंस क्या हैं। आप खुद जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये अपने आप में सब परंपराएं हैं और आधुनिक परंपराएं भी हैं। और सिर्फ परंपराएं ही नहीं, जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थॉट फॉर दैट मैटर जब पढ़ रहे हैं तो एक बहुत और इम्पॉर्टेंट दिशा जो खुलती है वो है ज्ञान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि ये ज्ञान की राजनीति ही है जो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि किस थिंकर को हम मुख्य धारा में रखेंगे, मेन स्ट्रीम थिंकर मानेंगे, किसको हम मुख्य धारा में नहीं रखेंगे। ज़्यादातर बच्चे एमए के हैं, मैं ये मानती हूँ, एमए के ही हैं ना। आप लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या आपने कभी उसको समझने की कोशिश की है कि उस पाठ्यक्रम में कितनी कमियां हैं? उस पाठ्यक्रम में साउथ इंडियन थिंकर्स हैं ही नहीं, दक्षिण भारत के एक भी थिंकर आप पाएंगे नहीं। आप हमारे पूर्वोत्तर भारत के, नॉर्थ ईस्ट के एक भी थिंकर को आप पाते नहीं हैं, क्योंकि क्या वहाँ थिंकर्स हैं ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, या कुछ ऐसा है जो उन लोगों को अदृश्य कर देता है हमारे पाठ्यक्रमों में। और इसी कड़ी में और एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है जो अदृश्य रहती हैं अक्सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की पाठ्यक्रम में, वो है महिलाएं। बहुत समय पे मुझे बच्चों ने पूछा है, मैं पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रही हूँ बहुत सालों से, अभी तो 6 महीने से मैं थी नहीं, मैडम क्या इंडियन वुमेन पॉलिटिकल थिंकर एक भी नहीं है? यही सवाल पे आज डिस्कशन करने के लिए हमारी विदुषी वक्ता आई हैं, डॉक्टर प्रियंका झा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ विदुषी क्योंकि वो हमारे सामने बैठी हैं, वो सही माने में विदुषी हैं। डॉक्टर प्रियंका झा अनेक विश्वविद्यालयों से संबंध रखती हैं। इनकी पठन पाठन दिल्ली यूनिवर्सिटी की LSR लेडी श्री राम कॉलेज से हुआ है, BA। उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने डेनमार्क की आरहस यूनिवर्सिटी
में अपना PDF किया है। जर्मनी में मैडम कौन सी यूनिवर्सिटी, मैं तो याद ही नहीं रख पा रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में इन्होंने विजिटिंग फेलो के रूप में रही हैं। और सुन लीजिए, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पे इन्होंने काम किया है। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ माने पॉलिटिकल थिंकिंग इन इंडिया, पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर इन्होंने काम किया है। इन्होंने DC पावते फेलोशिप पाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1 साल बिताया है। अभी 2 साल पहले 6 महीने बिताया है। हाँ, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी पढ़ाया है, और अभी फ़िलहाल हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल थॉट की प्रोफेसर के हिसाब से प्रोफेसर की तौर पे यहाँ पे काम कर रही हैं। मैडम, हम बहुत बहुत अपना सौभाग्य मानते हैं कि आपने आज हमें समय दिया है और हमारे बच्चों को अपनी जो थॉट है उसके साथ कुछ रूबरू करने का मौका दे रही हैं। आज मैडम हमें रमाबाई, पंडिता रमाबाई के बारे में बताने जा रही हैं, तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी पंडिता रमाबाई को सुनने के लिए। मैं भी बेताब हूँ, तो आ जाइए मैम। I mean, I feel extremely honored, humbled by such kind words by Dr. Swati ma'am, Priyanka ma'am, Pratima ma'am, and all the other colleagues of the department. And it is my first time in this college, and I'm so happy that I am here. And I'm doing what I enjoy doing the best, talk about women thinkers and philosophers. I will keep this conversation, this lecture, bilingual. I would switch to Hindi at certain occasions, but mostly, like, the larger part of the lecture is going to be in English. So, you know, when I got this opportunity, when I came to know, first of all, heartiest congratulations for organizing an entire week-long, workshop on Indian political thinking, Indian political thinkers, and the choice of thinkers have been very, very interesting. And more than that, the inclusivity and to find a space for women thinking, which has been largely ignored in, the way we look at Indian political thought. जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं भारत में राजनीतिक चिंतन की, कहीं ना कहीं वो एक बहुत मेल सेंट्रिक, पुरुष केंद्रित एक डिस्कोर्स बन के आया है। आप चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देखिए, या सिर्फ ये भारत की कहानी नहीं है। ये प्रश्न मेरा रहा है अपने बाकी दोस्तों से भी जो यूरोप में काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पे, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में 2 तरीके की समस्या है। एक तो जब हम पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा झुकाव है वो वेस्टर्न थिंकिंग के तरफ ज़्यादा है। तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे बीच में वो वेस्ट से आए हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक फ्रेमवर्क है। और इसको हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं विद रिगार्ड टू व्हाट आई कॉल एज डीकॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज, कि अंग्रेज़ तो चले गए, उपनिवेशवाद चला गया, मगर जो हमारा ज्ञान है वो कहीं ना कहीं अभी भी उससे जूझ रहा है। मतलब आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा के देखिए, आप देखेंगे कि कहानी शुरू होती है प्लेटो, एरिस्टोटल, मतलब 10-12 थिंकर होंगे, और जब हम इंडियन थॉट की बात करते हैं तो 3-4 नाम से हमको लगता है कि हम पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट समझा देंगे। और उसमें भी जो पॉवर्टी है विद रिगार्ड टू, जो मार्जिनलाइजेशन है वुमेन थिंकिंग को लेके, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्यूट प्रॉब्लम, बिकॉज यू लुक एट, एक कहते हैं ना कि हमको प्रमाण चाहिए। जब हम ये बात बोलते हैं तो कि प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो हम सिलेबस के रूप से बता सकते हैं। दैट टेक अ गुड लुक एट द सिलेबस अक्रॉस व्हाट वी आर टीचिंग as history of ideas, as history of political thought. It's so, again, based on the canon, male canon, which have denied, which have marginalized, which have excluded women thinking. अब ये समस्या आ कहाँ से रही है? Before we start, I know I'm going to speak about Pandita Ramabai Saraswati, one of the most prolific thinkers. I would not just call her the Indian thinker, but a global thinker. And in so many ways, precedes
or is foremother in terms of creating that feminist consciousness, नारीवादी चिंतन मैरी वोllstonecraft ने नहीं सिखाया हम लोगों को. हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं थे. इनफैक्ट 5th सेंचुरी में आप जाइए, थेरी गाथा को उठाइए और आपको समझ में आएगा कि जो एजेंसी की बात है, जो डिग्निटी की बात है, जो फ्रीडम की बात है, महिलाएं किस तरीके से भिक्षुनी किस तरीके से उस चीज़ को रखती हैं. तो ये एक बड़ा लंबा ट्रेडिशन है जिसमें पंडिता रमाबाई सरस्वती बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं 19th सेंचुरी में. बट एक बड़ा लंबा सा इतिहास रहा है. अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है. ये समस्या उठती है 3-4 कारणों से. सबसे पहले कि हम महिलाओं को चिंतक के रूप में नहीं देखते. वी डोंट इंगेज विद देम एज थिंकर्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स. ज़्यादातर जब हम महिलाओं को देखते हैं, वी लुक एट देम, वी लोकेट देम एज सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स मतलब हमने उनको रिफॉर्म की दुनिया तक नीमत कर दिया है. तो इसका तात्पर्य क्या है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ दे वर टॉकिंग अबाउट सोशल क्वेश्चन. बट देन इफ यू इंगेज विद देयर राइटिंग्स, अगर आप उनके काम को देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनके जीवन को देखें. काफ़ी बारी चिंतकों को अगर समझना है, जैसे गांधी के बारे में बोलते हैं कि अगर गांधी को समझना है तो ठीक है, उनके राइटिंग्स, उनके स्पीचेस, बट आप उनके लाइफ को देखिए. Many a times the life lived in itself becomes a text, right? So when we are talking about women thinkers, just see what kind of life did they lead, what kind of institutions did they create, what kind of work did they do on ground, how their life was being shaped by the context and how were they responding to the context. And you would know a lot about that person's ideas, their politics and their contribution. And that is the framework I want to draw for Pandita Ramabai Saraswati here. In terms of, we are very lucky because Pandita Ramabai Saraswati actually wrote a lot. She's one of the very few people from that period that we actually have the written record, we have the evidence of what she produced in forms of the books that she wrote, in terms of the speeches she gave, in terms of the letters and correspondences that she did. So we have what we would say as the written record, but also to that the kind of life politics that she lived, and that we can understand in terms of the institutions that she created, the platforms that she was part of, and what kind of legacy did she actually give to us, right? So the idea of women thinkers as social reformers need to be widened, right? And also, it's not simply about acknowledging कि हाँ, there were women thinkers, there were women philosophers. That will only become a reality when we start engaging with them. And what is that engagement? When we start teaching them, when we start reading them, when we research on them, when we bring them in the debates of the research that we are doing. Right? So that is how you create a tradition. You're creating a tradition of the feminist epistemology and what I call as the gendered intellectual history of ideas. So this is the larger context in which I want to position Pandita Ramabai Saraswati. So today's lecture, I was told by Priyanka ma'am that I should focus on gender and education, and I thought that is such a great thing to do, topic to talk about, because that is one of the most significant contributions of Pandita Ramabai Saraswati. How is she bringing the concern of gender in the larger imagination of the nation, in the larger imagination of the selfhood, and also at the same time, how is she using education as a medium, as a platform, and most importantly, as a tool for the emancipation, for the upliftment, or for the freedom of Indian women that she is talking about. But also at the same time, when she is writing about the Indian woman, she is also universal. She is also posing certain questions which are global in nature. Because we have to understand, recognize that the female question, the woman's question of autonomy, of agency, of freedom, of equality, of justice was not just limited to India. Even in all parts of the world, women were raising similar questions.
And in fact, when you read them, you understand that they are trying to have their own interpretations and interventions on the question of equality. They are having their interventions on the questions of justice. अब पॉलिटिकल थियोरी में क्या डिबेट्स रहे हैं? हम ट्रेडिशंस देखते हैं और हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं. हम इक्वालिटी पढ़ते हैं, हम फ्रीडम पढ़ते हैं, हम जस्टिस पढ़ते हैं, हम फ्रेटर्निटी पढ़ते हैं. बट क्या आप इन सारे डिबेट्स में, पॉलिटिकल थियोरी के डिबेट्स में, रमाबाई को ढूंढते हैं, उनके व्यूज़ को ढूंढते हैं? क्यों ऐसा है कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम रॉल्स की बात करते हैं? रॉल्स बहुत महत्वपूर्ण है. मार्था नुसबॉम भी उतनी महत्वपूर्ण है, मगर उतनी ही महत्वपूर्ण है ताराबाई शिंदे. जब वो स्त्री पुरुष तुलना की बात करती हैं, जब वो ये किताब लिखती हैं कि स्त्री और पुरुष, when you compare a comparison between men and women and the question of double standards, who's more morally corrupt, she is raising a fundamental question about justice. So she's also giving us a perspective on justice. In the same manner, when we talk about education and role of education in the nation, we read about Gandhi's Nai Talim. We read about Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya's idea of the National University. But do we read about the Seva Sadan? Do we talk about the Mukti Sadan, which was based on the idea of education for women? Do we talk about Pandita Ramabai Saraswati? No. Do we talk about Annie Besant, who was also our co-founder? No. So somewhere there's a certain kind of bias in the way we've studied history of ideas. There's a bias that we have studied political thought. And the problem is not with us, the teachers. The problem is who created the syllabus. Syllabus was based on a certain kind of knowledge, right? Who was producing knowledge for the longest time? औरतें तो अभी आई हैं सीन में. इतने लंबे समय से कौन ये डिस्कोर्स सेट कर रहा था? आदमी लोग. तो आदमी लोगों को जिन्होंने, and these were powerful men, right? They were learned scholars, but they never thought that it is important for us to engage with women. However, जो चीज़ चलता आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको चलते रहना चाहिए. बदलाव की ज़रूरत है और मैं उसी बदलाव को आगे लाते हुए डीएवी कॉलेज को कंग्रेचुलेट करूंगी, जिनको लगा कि जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं तो हमको विमेन थिंकर के साथ इंगेज करना पड़ेगा. सो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द कॉलेज एंड द एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस who gave that space to Pandita Ramabai Saraswati. बड़ी लंबी कहानी हो गई है. Now let's talk about Pandita Ramabai Saraswati. So Pandita Ramabai Saraswati is largely known as a social reformer. क्योंकि जब भी आप पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि एक मराठी महिला थी जिन्होंने विधवाओं के लिए बहुत कार्य किया. मगर उनकी कहानी यहाँ तक सीमित नहीं है. हमारे साथ मेरे स्टूडेंट आए हैं, राजहंस ओझा, जो काम कर रहे हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती के इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी पे और उनकी राजनीति पे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हाउ कैन वी इंगेज विद पंडिता रमाबाई एज अ थिंकर एंड हर पोजिशन ऑन की कंसर्न्स लाइक इमेंसिपेशन and conversion, liberty. And I'm very thankful because Rajan's helped me preparing this lecture by giving me the books that I needed to. So thank you Rajan. But let's just talk about Pandita Ramabai Saraswati. उनका ये लेक्चर 3 हिस्से में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम उनके लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे. किसी चिंतक को अगर समझना है तो ज़रूरी है कि हमको एक कॉन्टेक्स्ट मिले, समझ में आए कि वो कौन थे, क्या किया उन्होंने, उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया और कैसे कैसे उन बदलाव ने उनको प्रभावित किया वो राह चलने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है आज की महिलाओं को. क्योंकि अगर वो उस राह पे नहीं चलती तो शायद आज भी शिक्षा हमारे लिए एक सपना होता. So her role was very, very important on the question of not just reform but the idea of agency. तो हम उनके लाइफ को समझेंगे. फिर दूसरे सेक्शन में हम उनकी जो समझ है जेंडर को लेके, her understanding of the women's question, challenges that women face, and then we would look at her views on education and how she uses education as a medium for upliftment of women's condition. So this is the larger framework. But before we get into her life, मैं क्विकली आप लोगों को बताना चाहती हूँ उनकी की राइटिंग्स क्या हैं. तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं
रमाबाई को पढ़ने के लिए ये किताबें ज़रूर पढ़ें। हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक हमको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिले। अब मैम जो समझाएंगी, मैम जो बोलेंगी, वो मैम का पर्सपेक्टिव हो सकता है। अपने पर्सपेक्टिव के लिए आपको खुद उनको समझना पड़ेगा, बिकॉज क्या है ना, रेजीम्स ऑफ ट्रूथ है। हो सकता है ना कि मैं नारीवादी दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रभावित होकर रमाबाई को एक तरीके से समझाऊं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू इंगेज विद रमाबाई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हर फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लोकेटिंग इन हर। सो एंड शी इज़ रिटन एक्सटेंसिवली। सम ऑफ हर की राइटिंग्स आर स्त्री नीति धर्म, जो उन्होंने 1882 में लिखा था, इंग्लैंडचा प्रवास 1883, जो उनके मेमोइर्स है जब वो इंग्लैंड में गई थी, द लेटर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जब वो इंग्लैंड में थी, अमेरिका में थी, और जब वो वापस आई तो उनके जो लेटर्स थे उनके कम्युनिटी में जहाँ पे वो थी, तो वो किस तरीके, क्योंकि लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंसान के फ्रेम ऑफ माइंड को समझने के लिए, उनके क्योंकि काफ़ी बारी लाइफ बिकम्स इम्पॉर्टेंट, लाइफ बिकम्स अ टेक्स्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आप वैसे नहीं लिखेंगे, लेटर्स से आपको पता चलता है। जैसे अगर आपको नेहरूवियन कंसेंसस समझना है, अगर नेहरू के आइडियाज़ को समझना है एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें, बट जो उनके लेटर्स है चीफ मिनिस्टर्स को, अगर आप सही में नेहरूवियन विजन समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एक संतुलन बन रहा था सेंटर और स्टेट का, किस तरीके से सेंटर कम्युनिकेट कर रहा था स्टेट से एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, कि किस तरीके का भारत बनाना है, तो आप वो लेटर्स देखिए। ठीक उसी तरीके से रमाबाई की अगर आपको इंटेलेक्चुअल जर्नी को समझना है, उनके चैलेंजेस को समझना है, यू गो थ्रू द लेटर्स ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंसेस। देन द हाई कास्ट, सबसे उनका सेलिब्रेटेड किताब जो है 1887 का द हाई कास्ट हिंदू वुमन, और एक तरीके से ये एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो है, जिसमें वो धर्म को बहुत क्रिटिकली देखती हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से जो धर्म है वो महिलाओं के लिए एक दूसरा तरीके का वर्ल्ड क्रिएट करता है। ताराबाई शिंदे उसी समय लिख रही हैं और उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखा। रमाबाई हाई कास्ट हिंदू वुमन में बड़े ही पर्सनल तरीके से, बिकॉज शी वॉज अ विडो हरसेल्फ, शी बिकेम अ विडो, so she is talking about the experiences of the widow, and she is also talking about the child widow, and she is talking about how does it feel, how does it become when you're a young child who is widow, and what kind of challenges that one faces. So she is writing this to create not just awareness. देखो एक बड़ा एजुकेटिव रोल भी है ना, जब आप कुछ लिखते हो यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द लार्जर ऑडियंस। अभी अगर मैं रमाबाई के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ तो मुझे पता है ये ऑडियंस क्या है। ठीक उसी तरीके से उनको भी समझ थी, हर चिंतक को समझ रहती है कि उसका ऑडियंस क्या है, और काफ़ी बारी टू अंडरस्टैंड अ थिंकर, ऑडियंस, द सेंस ऑफ ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी न्यू दैट व्हेन शी इज राइटिंग दिस देयर आर लॉट ऑफ women reading it. And she also wrote this for the larger Western audience, American people, because she was trying to generate funds for the school that she wanted to. देखो फंड्स के लिए अभी सिर्फ आज मारामारी नहीं होता है, कोई कॉन्फ्रेंस करवाना है तो हम लोग को भी ICSSR को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, हम लोगों को ऑफिसर्स को लिखनी पड़ती है, प्रपोजल लिखना पड़ता है, राइट? हम समस्या बताते हैं कि ये समस्या, इसी पे हम वर्कशॉप करवाना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जब वो वापस आई इंग्लैंड से, अमेरिका से, तो उनको लगा कि बस मैं ना, आई कांट जस्ट टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ विमेन, मुझे ग्राउंड पे कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए जब उन्होंने शारदा सदन, जो पहला रेसिडेंशियल स्कूल था विडोज़ के लिए, चाइल्ड विडोज़ के लिए, भैया अब स्कूल खोलना तो पैसा चाहिए, अब पैसा कहाँ से आएगा? तो आप जब तक लोगों के अंदर वो समझ नहीं जनरेट करेंगे तो लोग उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और शी रोट द हाई कास्ट हिंदू वुमन एज अ प्ली to educate the world about the plight of the widows, child widows, and what kind of things or resources were required for them to have a better life. So agar I feel many, Meera Goswami would suggest another book, Uma Chakravarti would suggest another book, but for me, if you really want, you're very interested in understanding Ramabai's ideas, I think High Caste Hindu Woman becomes a very, very significant text that you need to read in order to have a sense of her argument and her contribution. And then she wrote this book on when she went to England, to America,
to attend the convocation of Anandibai Joshi. Remember the first doctor of modern India, Dr. Anandibai Joshi, who was also her distant cousin. So she goes to America to attend her convocation at Pennsylvania Medical School. And that is the time she travels in America, and she feels that, you know, how America is such a different world from England, and what are the things, democracy, education. She felt that the American women were very, very aware of their rights and the idea of equality. So she writes that as her travelogue, and then, you know, that text also becomes important for us to understand what is the normative, what is the larger world that she wants to create. Like Begum Rokeya writes the Sultana's dream, Begum Rokeya Shekhawat Hussain. तो अगर आप सुल्ताना's ड्रीम को पढ़े, वैसे कोई पोयम समझेगा, मगर वो एक दुनिया की बात करिए जहाँ पे औरतें पढ़ाई कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है. ठीक उसी तरीके से हर चिंतक का एक नॉर्मेटिव होता है कि वो किस तरीके की दुनिया की बात कर रहे हैं, किस तरीके की दुनिया बनाना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं ये जो किताब है अमेरिका को लेके इज़ हर आइडियल, इज़ हर नॉर्मेटिव. एंड देन फॉर मी एन एक्सपीरियंस 1887. And then towards the end of her life, she writes, she never wrote an autobiography. But this particular book, which is called A Testimony of Our Inexhaustible Treasure, 1907 में जो लिखी, वो autobiographical थी nature में, which was basically her reminiscing, thinking about her life, and also talking about her life. How does she see her life, right? And if you look at all these writings, there are 5 major themes that emerges. One is anti-imperialism. So you have to understand one thing about Ramabai, that she was a nationalist. Despite the fact that she was engaging, intervening, she was speaking with British authorities on her own. See, that's agency. और वो हमको समझ में आएगा हंटर कमीशन के उनके डेप्यूटेशन. जब वो हंटर कमीशन आता है तो वो क्या डिपोज करती है, किस तरीके की एजुकेशन की बात करती है. बट फॉर मी इन एक्सपीरियंस में वो बहुत क्रिटिकली लिखती हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के बारे में कि देखिए ब्रिटिशर्स जो है ना, बड़े ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो कभी भी महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरपोक हैं. डरते इस बात के कि अगर महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ के आदमी चढ़ जाएंगे उन पे और फिर उनके लिए परेशानी हो जाएगी. So she was very critical about the non-complacent attitude of the British administration on the women's question. So she was saying that obviously there are a lot of reforms and things which are happening, but they're not very serious about women's reform, right? And these reforms would be led by women themselves. Women will have to really take the charge. So, and also in the famine experience, Bengal में जो famine होता है, she writes very, very critically on that. That the reason why there is famine and the way the management is happening is very, very problematic. Then the second major theme is her women's emancipation, her roadmap of women's freedom, autonomy, and also women's liberation. So, अब liberate किससे करना है? So she's also bringing a host of challenges. So she brings the various practices, way of thinking, customs, religion, and also the role of patriarchy in constantly keeping women under subjugation. Then she talks about women's selfhood. So how does she imagine a free woman? What is the agency a woman can have? What kind of rights women should have? What are the avenues that women should have? Education and religion. So these are her works and key ideas. Now let's come to her life. So as I told you, her life is from 1858 to 1922. She lived a very long life. And in this life, she played a very important role in shaping the consciousness of women. Women's question, जिसको feminist consciousness कहते हैं. देखिए, कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आज इनफैक्ट अभी हम जब क्लास ले रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, आने से पहले एक पॉलिटिकल थॉट की क्लास थी, मैकियावेली की बात कर रहे थे कि मैकियावेली को वेदर वी कंसिडर हिम एज अ प्री मॉडर्न थिंकर, वी कंसिडर हिम एज अ मॉडर्न थिंकर, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट वाज रैशनैलिटी, व्हाट वाज रेफॉर्मेशन. एंड इंटरेस्टिंगली, you know, the whole idea of rationality, human beings being different from other beings, because human beings have the capacity to critique,
क्वेश्चन, तर्क करने की क्षमता है हम लोगों को। जैसे अभी हम कुछ आपको बताएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को मान लेंगे, आप सोचेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, मगर उसके लिए एक कॉन्शियसनेस चाहिए, एक समझ चाहिए। रमाबाई का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था अपनी इस जीवन में कि उन्होंने एक कॉन्शियसनेस क्रिएट की, महिलाओं को लेके शी क्रिएटेड अ कॉन्शियसनेस, जिसको हम नारीवादी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। शी मेड women aware and also men aware that the reason why women are treated so unequally, why there is inequality between men and women, what are the root cause and what should be done to resolve that. So she is taking the sex gender debate from 1870s, right? That is late 19th century. She is already doing that. But जब हम फेमिनिज्म पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? लिबरल फेमिनिज्म मैरी वोllstonecraft से। हम रमाबाई की तो बात करते नहीं हैं। सो शी इज़ क्रिएटिंग दैट कॉन्शियसनेस, और रमाबाई को बहुत रेफर करते हैं। हर लेगेसी इज़ एक्सट्रीमली रिच। जो फेमिनिस्ट फॉर मदर की बात करते हैं ना, इंडियन वुमेन्स मूवमेंट में अगर आप कमला देवी चट्टोपाध्याय को पढ़िए, मार्गरेट कज़न को पढ़िए, आप पढ़िए एनी बेसेंट को, सो somewhere these women really acknowledge the kind of work that these Marathi women did. And Marathi women was, and it was not just Pandita Ramabai Saraswati, you have to understand. Savitribai Phule, Fatima Sheikh, Kanshibai Kanitkar, Tarabai Shinde, Anandibai Joshi, Parvati Atwale. So this region was very, very rich because that consciousness was already, these women are raising these questions. First phase of Ramabai Saraswati is from her early childhood to becoming Pandita Ramabai Saraswati from 1858 to 1882. Ramabai was not born with the title of Pandita and Saraswati. These were like the honorary titles that were given to her much later in her life after a Shastrad. Ramabai's father and mother, Ramabai was born in Gangamul near Mangalore, और रमाबाई के फादर बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। वो पंडित थे, शास्त्री थे, पेशवा के परिवार में उनकी वाइफ को शास्त्र पढ़ाते थे। उनका नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे, और अम्मा का नाम था लक्ष्मीबाई डोंगरे। तो अनंत शास्त्री जो थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी वाइफ को भी शास्त्र पढ़ाएंगे। उस टाइम शास्त्र पढ़ाना किसी महिला को, मतलब इट वॉज ब्लास्फेमी। आप तो भैया धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। मनुस्मृति के आप 7वें अध्याय में जाइए तो 7वें अध्याय में तो बहुत क्लियरली बोला गया है ना कि भाई 3 कैटेगरी ऑफ क्रीचर्स शुड नॉट हैव एनी एक्सेस टू नॉलेज। और यहाँ एक शास्त्री है जो कह रहा है कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे, और कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहते हम अपनी बिटिया को भी पढ़ाएंगे। दे हैव ऑलवेज बीन प्रोग्रेसिव फादर्स हु रियली क्रिएटेड दैट स्पेस। Now what happens that अब उनको पूरे समाज ने बोला, समाज ने थू किया कि ये पंडित बोरा गया है, इनको अब निकालो। But to educate his wife and daughter, he decided to leave Gangamul और वहाँ फॉरेस्ट में चले गए। रमाबाई सिर्फ 6 साल की थी जब वो लोग एक फॉरेस्ट में शिफ्ट हो गए, गंगामूल फॉरेस्ट में, और वहाँ पे आप देखिए अब आश्रम बनाया उन्होंने अपना, और जितने लोग आते थे वो उनको शास्त्र पढ़ाते थे, उनको पुराना सुनाते थे। सो ही वॉज अ लर्नड ब्राह्मण एंड ही वॉज ऑल्सो वॉट वी वुड कॉल एज पुराणिक। जो आजकल कथा वाचन करते हैं, बहुत लोग आजकल कथा वाचन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पुरानास को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कर रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट ही टॉट हिज वाइफ एंड ही टॉट हिज डॉटर। तो Pandita Ramabai Saraswati as a young girl was trained in Shastras. She was trained in Shastras by a very learned scholar who was her father, her mother. But ये time forest में बहुत financially challenging था, और father, mother, और you have to understand that from a very young age Pandita traveled, क्योंकि father जहाँ जहाँ जाते थे प्रवचन करने के लिए, पुराण कथा करने के लिए, she used to travel with him. But then, you know, there was a time when there was a plague and her father dies. Ramabai is a very young girl, 12 साल की थी when her father dies. I could be wrong on the age, but she was very young. And soon after, her mother also dies.
Now this young girl is with the responsibility of taking care of her brother, जिसका नाम था श्रीनिवास। 1878 में उनके फादर की डेथ हो जाती है, और फिर नाउ रमाबाई हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर ब्रदर एंड हर सेल्फ, और शी then takes this profession that her father used to do, and she starts traveling. कर्नाटका में ट्रैवल करती है, गुजरात में ट्रैवल करती है, और ऐसे ट्रैवल करते करते she reaches Calcutta. She comes to Calcutta in 1878, and there she comes in contact with Brahmo Samaj. Remember Raja Ram Mohan Roy's Brahmo Samaj? They were also doing the same kind of work on social reform. सती प्रथा के खिलाफ अगर बहुत बुलंद तरीके से किसी समाज ने काम किया, वो ब्रह्मो समाज कर रहा था। तो ब्रह्म समाज उनको इनवाइट करता है और इनको इनकरेज करता है कि आप शास्त्र नहीं, आप वेद को भी पढ़िए, और आप वेद को पढ़िए और आप लोगों में एक अवेयरनेस फैलाइए। You go and talk to people from a very rational perspective about the role of religion. And that is where you would actually see Ramabai's emergence as a scholar. Right? Before this, she is traveling, she is a learned woman, but now she is really engaging deeply with the source of patriarchy, Brahminical patriarchy. And this is a very important moment because wahan pe there is a committee, because everyone comes to know about her knowledge, the command over the Shastras. So then there is an examination which happens like a viva, and her knowledge of Sanskrit is then recognized, and scriptures is then recognized by a team of 3 scholars, in which there is Professor Tone, Professor Gao, and Pandit Mahesh Chandra Nyay Ratna. और वो तीनों एकदम like they are just shocked. जैसे हम लोग का PhD वाइवा होता है, जैसे विदुषी शब्द मैम ने यूज किया, उस टाइम सरस्वती बोला जाता था, पंडिता और सरस्वती, और उनको टाइटल मिलता है जो आज के ज़माने में would be close to doctor. So she was like Dr. पंडिता रमाबाई सरस्वती, डॉक्टर रमाबाई सरस्वती. तो उनको फिर ये टाइटल मिलता है पंडिता रमाबाई सरस्वती का. कुछ समय के बाद उनके ब्रदर का भी देहांत हो जाता है. So she is left with nobody. And 1880 में उनके ब्रदर का डेथ होता है. And then उसी साल she marries this person. His name is बिपिन बिहारी दास मेधावी. अब देखो, पंडिता रमाबाई चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हैं और मेधावी जी उनसे नीची जाति के थे. मतलब she was rational and she decides to marry him, which creates a lot of uproar कि भैया इन्होंने तो किसी लोअर का मतलब ब्राह्मण धर्म का वो कर दिया. She suffers a lot of ostracization because of her personal choices पूरे लाइफ. ऐसा नहीं है कि वहाँ से कहानी जो वहाँ से शुरू होती है, एक तो महिला वो भी शास्त्र का ज्ञान दे रही है, उसके बाद शी इज़ मैरिड समबडी आउटसाइड हर कास्ट. तो समझो कितने चैलेंजिंग होंगे आज के ज़माने में भी. इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, you know, as a woman it's not an easy thing to do, right? Because women are considered as floodgates of honor and bearer of caste, and she's doing that in 1880, withstanding what the society has to say. She marries this person who's a lawyer, but soon he also passes away because of cholera. And that is the time प्रार्थना समाज, जो उनका घर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे प्रार्थना समाज is already doing the work, और प्रार्थना समाज उनको बोलता है कि why don't you come and do the work here? Why don't you come to Maharashtra and do the work with Pratna Samaj? And then she comes to Maharashtra again and starts working with Pratna Samaj and sets up the first organization, Arya Mahila Samaj. अब आर्य महिला समाज का क्या एम्बिट था कि महिलाओं में शिक्षा लाना है, जो विडोज़ हैं उनके कंडीशन को बेटर करना है, पेट्रियार्की के जो चैलेंजेस हैं उसको रिजॉल्व करना है. और 1882 में जब वो वापस आती हैं, वो एक किताब लिखती हैं जिसका नाम है स्त्री नीति धर्म. अगर आप स्त्री नीति धर्म को पढ़िए तो आपको लगेगा कि थोड़ी मतलब हाई कास्ट हिंदू वुमन एक बहुत रैडिकल टेक्स्ट है, और स्त्री नीति धर्म में वो एक बड़ा बैलेंस सा पर्सपेक्टिव लेती है, जिसमें थोड़ा क्या काफ़ी हद तक जो एक डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक महिला को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उसी तरीके से लिखती हैं. वो ज़्यादा रैडिकल नहीं है, बट स्त्री नीति धर्म बेसिकली एक कोड है महिलाओं के लिए, उनके एजुकेशन के लिए. व्हाट कुड बी द मॉरल कोड फॉर विमेन?
अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। रमाबाई को पढ़ना है, आगे पढ़ना है, बेटी भी पैदा हो गई है मनोरमा, तो वो जाती है मद्रास डॉक्टर बनने के लिए। उनको मेडिसिन पढ़ने का बहुत शौक है, मगर मद्रास में कहते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते, महिलाओं को तब तक इंडिया में मेडिकल एजुकेशन नहीं मिलता है। और उसी टाइम पंडिता रमाबाई सरस्वती कुछ मिशनरीज के कांटेक्ट में आती है। नीलाकंठ गोरेकर के नाम है उन व्यक्ति का, जो उनको क्रिश्चियनिटी से अवगत करवाते हैं और कहते हैं कि आप इंग्लैंड अगर जाना चाहती हैं, आप वहाँ पे मेडिसिन पढ़ सकती हैं। और फाइनली रमाबाई जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं, और इंग्लैंड में जाने के बाद जो उनका दूसरा फेज़ लाइफ का शुरू होता है 1883 से 1889, जिसको हम वेस्टर्न वॉयज भी बोलेंगे। दिस इज़ द टाइम शी स्पेंड्स इन इंग्लैंड, दिस इज़ द टाइम शी ऑल्सो गोज़ टू अमेरिका। अब देखो वो निकल रही है इंडिया से बाहर, एक बाहरी दुनिया दिख रही है। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके लाइफ में। जब वो वहाँ जाती हैं तो जो सोसाइटी है, जो मिशनरी सोसाइटी है जो उनको लेके जाता है, 20 अप्रैल 1883 में इंग्लैंड जाती है, जहाँ पे उनको पहले रखा जाता है सेंट मैरीज होम एट वॉन्टेज, ऑक्सफोर्ड के पास। और 1883 में वो बाप्टाइज हो जाती हैं, वो क्रिश्चियन बन जाती हैं। उनके अपने रीजंस हैं, जैसे बाबा साहेब के अपने रीजंस थे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने के लिए, रमाबाई के भी अपने रीजंस हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। मगर और फिर उनको वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे भी वो नहीं पढ़ सकती हैं मेडिसिन, क्योंकि उनकी आईसाइट कमज़ोर है। मगर एक संगठन है कम्युनिटी ऑफ सेंट मैरी, जहाँ वो जो उनको इंट्रोड्यूस करता है शेल्टनहैम लेडीज़ कॉलेज में, जहाँ पे वो उनका एनरोलमेंट होता है नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पढ़ने के लिए। अब डॉक्टर तो बन नहीं सकती, आईसाइट कमज़ोर है। और वो आईसाइट भी कैसे कमज़ोर होती है कि बचपन में जो प्लेग हुआ था, जब फादर के साथ फॉरेस्ट में थी, तो उसमें उनकी आँख की आईसाइट कम होती है, एक बाल की तरह। एक बाल का भी एक आँख चला गया था ऐसे ही। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि वो क्या कोर्सेज पढ़ रही हैं, और उनको जो पोजीशन ऑफ़र किया जाता है, ये लोग उनको प्रोफेसरशिप ऑफ़र करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। मगर कहीं ना कहीं रमाबाई परेशान हो रही है। शी इज़ डेवलपिंग हर शी इज़ गेटिंग अनकम्फर्टेबल विद द पेट्रियार्कल कंट्रोल ऑफ द एंग्लिकन चर्च। और उनको समझ में आता है कि क्रिश्चियनिटी में भी जो संबंध हैं, जो जेंडर रिलेशंस हैं, वो बहुत अनइक्वल हैं। अब एक इंसान ये सोचेगा कि ये चली गई हैं वहाँ पे, इंग्लैंड में रह रही हैं, तो अब जो उनके सोर्स हैं, जो उनके होस्ट हैं, वो बोलेंगे नहीं। बट शी डजंट शाई अवे फ्रॉम क्रिटिकिंग द patriarchal nature of the Anglican Church, Church of England, and she criticizes that. She writes about that. That is the freedom that she has. और जब उनको बताया जाता है, वो बोलती है कि देखो मैं जंगल की बेटी हूँ, मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ, उस पिताजी ने जिसने दुनिया छोड़ दी हमारी अम्मा और हमको पढ़ाने के लिए। तुम लोग मुझे नहीं बता सकते हो कि मुझे क्या करना है। और उसी टाइम, and I think that was very brave. Can you imagine with a little daughter, you're in a foreign country, you're in a different country, but you still have the courage to speak your mind. It's not that she found the problem of patriarchy only with Brahminical Hinduism, but she found the problem of patriarchy with Christianity, and therefore much later in her life she will translate the Bible from Hebrew. And she will have a lot of, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिमेंबर, एक सोशल रिफॉर्म का जो फैक्शन है महाराष्ट्र में, दे आर वॉचिंग हर वेरी वेरी क्रिटिकली। जब वो बाप्टाइज करती हैं, ज्योतिबा फुले के अलावा सब लोग उनकी निंदा करते हैं। एक लौते व्यक्ति जो उनको सपोर्ट करते हैं वो ज्योतिबा फुले, एंड दैट इज द विजन। सो कैन यू इमेजिन द कंजक्चर। लाइक काफ़ी लोग ये कहते हैं कि रमाबाई सरस्वती, व्हाई डू वी नीड टू एंगेज विद रमाबाई सरस्वती, शी इज एन अपर कास्ट वुमन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर लोकेशन माइट बी अपर कास्ट. But when she's talking about the gender concern, she is not focusing only on the plight of the upper caste women. She's talking about experiences of women universally, and let's not forget, she overcame her caste identity and married outside her caste. So I think that becomes a very important vantage point for us to understand Ramabai. Now when she, and then at the same time when she's in England, she is invited by Anandibai Joshi. She's about to finish her education in medicine,
And the dean of a university at Pennsylvania, Rachel Bodley, invites her to join the convocation. Convocation ke chakkar mein Ramabai goes to America for the first time, and she's amazed, and she's amazed by the fact, the freedom that society had. And she writes extensively about how, so this particular text, I think, which is very important, is what she writes in 1889. United States chi lokasthit. Okay, I have a tongue twister. People of the United States. And this is, Meera Kosambi has also written this book called American Sojourn. She's translated Ramabai's writing, Marathi writing, into English with a long introduction. I think Meera Kosambi needs to be given the credit for bringing Pandita Ramabai Saraswati and attention to Ramabai, because she extensively translated her works and writing. And when she goes to England, she goes to America, she starts, revolting against this patriarchal order, the way, and also criticizing the way church is so biased towards men. How does the Anglican Church treat its women, nuns and sisters? And also, this is the time when she gets the idea that when she goes back to India now, she wants to set up a residential school for the child widows and old widows. Because remember, she became a widow at a young age herself, and she had a little daughter. See, you have to understand one thing very interesting about the feminist consciousness in India, that there was a lot of experiential epistemology. They were writing from a lot of experiences that they had to undergo. So they were coming from that sense of hurt, they were coming from that sense of pain, they were coming from that sense of non-dignity, denial of dignity. And she felt that one way that she could really work towards the upliftment of the widows is to set up this residential school, and the only way that women can be uplifted from their condition, she felt, was for them to become economically independent. And they can only become economically independent if they worked, if they had the training, if they had the education. So the idea of Sharda Sadan was based on vocational training, was based on training these women. And you have to also understand that Ramabai's notion of education was very different from how other social reformers were talking about education. See, Maharashtra has always been a great hotbed of lot of reforms, right? That is where you have the first SNDT college, first women's college that is coming. But their notion of education was very limited. Men talking about women's education and training is largely informed कि जैसे आजकल भी हम बोलते हैं ना कि इतना पढ़ा दो कि वो जब शादी हो तो अपने बच्चों को पढ़ा ले, ट्यूशन कर ले, अच्छी गृहिणी, मतलब ये पढ़ाई होनी चाहिए कि अच्छी गृहिणी रहे, अच्छी हाउसवाइफ रहे, अच्छी मदर रहे. देखो, उस मानसिकता में बहुत बदलाव आया है, पर कहीं ना कहीं वो अंश अभी भी है. उस समय भी जब मेल सोशल रिफॉर्मिस्ट शिक्षा की बात कह रहे थे, चाहे आप गांधी को भी उठा के देख लीजिए, कि महिलाओं, द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट दे टॉक अबाउट, दे स्पोक अबाउट, the envision for women was very limited, was for them to become good mothers and daughters. Ramabai saying no, not just good mothers and daughters, ये widows हैं भैया, they don't have, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, इनको तो छोड़ दिया है समाज ने. छोटी छोटी बच्चियां जिनकी कोई गलती नहीं है, यंग एज में शादी करवा दिया, और पूरी जिंदगी उनको आप बड़े ही गंदे तरीके से देखते हैं. The kind of superstitious attitude that one has towards the widows. You don't want to see them, they can't, their shadow cannot, it's basically worse than animals, right? And she's saying that let's educate them, let's train them, let's give them the kind of vocational training so that they can stand on their feet, so that they can live their life, so that they're not dependent on anyone. And that is why she writes The High Caste Hindu Woman, to tell about the problems that Indian women and the widows suffer from. And Rachel Bodley writes the introduction of that, and that book becomes, and the sales of that book, now that's very interesting. So there's an association which is created, it's called the Ramabai Association of Boston, and
and the booklet that she write are sold in such good numbers that the money that is generated, she comes and buys a piece of land. So first, this is the third phase of her life from 1889 to 1922, when she establishes the Sharda Sadan and the Mukti Sadan. Now Sharda Sadan was established in 1889 and Mukti Sadan was established in 1892. दोनों का एम एक था, मगर जो रीजंस थे वो अलग होंगे. पहले मुंबई में खोला, मगर फिर मुंबई से उन्होंने शिफ्ट किया उसको पूना में, और वो शिफ्ट करती हैं 1890 में शारदा सदन को मुंबई से पूना ले जाती हैं, और इवेंचुअली खेत गांव में भी ज़मीन खरीदती हैं और मुक्ति सदन खोलती हैं, क्योंकि एक फ़मीन आता है, बनारस आता रहता है दिमाग में हमेशा. मुंबई में एक बहुत बड़ा, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फ़मीन आता है, and that famine was very, very instrumental in creating that nationalist consciousness. If you read Savarkar, that famine becomes very important, because his critique of, as a young boy, he sees how the British officials were treating the famine and the plague that comes. And then, and also, Tilak and Ramabai. This is in Western India, and a lot of women whose husband have died in that famine, a lot of destitute women, a lot of women who were in sex work, prostitute women who were just abandoned by the society. Ramabai brings them and she sets up Mukti Sadan exactly for destitute women and women who were abandoned by the society. Now that's revolutionary at that point of time. We are talking about 1890, right? There is somebody who's thinking about these concerns, and here in Mukti Sadan, the ambit was also training, education, residential, with a lot of, they could live there, and interestingly, the alumni of Mukti Sadan and Sharda Sadan have been like very prolific women. I think we would need an entire lecture to talk about women who got educated there and then eventually joined the world. But so basically this is the time. She's also participating in the nationalist struggle for independence. 1905 she participates in the annual Congress session, in which she raises the question of women's agency. She's raising the women's question, and also her larger sort of role. But also now you have to understand, देखो महिला जब कुछ करना चाहती है, ऐसी महिला, तो परेशानी तो होगी. लगातार उनके खिलाफ there are a lot of campaign that goes on, there's a lot of criticism that is going on, and Bal Gangadhar Tilak in Kesari wrote very problematic editorials about Pandita Ramabai Saraswati. One of the big issue was about her converting into Christianity and saying that you all are distracting me. Hello, black shirt. सॉरी, मुझे लग रहा है कि मैं क्लास रूम में ही हूँ और मैं लेक्चर दे रही हूँ, फिर जब मूवमेंट होती है तो इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. थैंक यू. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शंस दैट वर कमिंग अगेंस्ट रमाबाई सरस्वती वर वेरी वेरी लाइक प्रॉब्लमैटिक, सेइंग दैट इन्होंने तो अपनी आत्मा बेच दी है, ये तो कन्वर्जन का तरीका ढूंढ रही हैं, ये तो सबको ईसाई बना रही हैं. रमाबाई कहती है शारदा सदन में कोई क्रिश्चियनिटी वाला मामला ही नहीं था. मुक्ति सदन में there was a Bible, there were Bibles which were kept. She said, I am a practicing Christian. जिसको बाइबल पढ़ना है वो बाइबल पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना वो ना पढ़े. हम किसी को जोर नहीं, we are not forcing anyone. So for example, if there's a temple in Banaras Hindu University, does it mean that we all have to think in a certain way? There are many of us who go to temple. There are many of us who don't. It is there. But doesn't mean that the university thinks in a certain way. I'm using this argument for you to understand how Ramabai was trying to resolve the challenges of the lives of the destitute women. And because of that, she had to face a lot of inquiry. Because of which there was a time when the funding stopped. And then she managed to get the funds back.
And also much later, her daughter passes away, which was so painful. And finally, Ramabai passes away in 1922. I was reading today, it's so amazing that today is 2nd April and 24th April is her birthday. This is the very month that she was born. She had such a prolific life. Now, the reason why I chose to speak extensively and spend so much time on telling you about her life is because many a times when you engage with a thinker, you just know about their ideas. जिस तरीके से हम political thought को पढ़ाते हैं, हम बस की ideas बताते हैं. For you to really understand how these ideas were emerging or how these ideas were taking shape, there's a context. There is a context to which the thinker is responding. There are the patriarchies to which Ramabai is responding. And these are the patriarchies that she sees around, but she also experiences very closely. She experiences how she's ostracized. She experiences what it means to be a young widow. She experiences what it means to be daughter of a progressive father, a radical father. You know, all these, I was having this very interesting conversation with some of my friends that, we talk about the progressive mothers. We don't talk about the progressive fathers. A lot of women that you would engage with, women thinkers that you would engage with, and Ramabai comes to my mind immediately, was about their amazing fathers, their progressive fathers, who also had to face the brunt for supporting their daughters, right? So Ramabai was, that she comes from that lineage of radical revolutionary thinking. Now let's just talk about some of the key concerns of gender. And, so critique of patriarchy, how religion came to foreground the role of women in extremely domestic frames. If you really want to understand how religion impacts the life of women, you should just see the condition of widows. She's constantly bringing the widows. She's talking about the life of the young widows. She's also critiquing this economic dependency that widowhood brings with it. She talks about autonomous selfhood. She talks about self-reliance. She talks about consciousness and how education becomes the most important medium for agency, for freedom, for dignity, but also, most importantly, for economic independence, right? And also giving shape to her politics through institutions that she builds, Arya Mahila Samaj, Sharda Sadan and Mukti Sadan. Now let's just quickly, I will take 5 more minutes to talk about education. So it was her role in action that becomes a text for us in understanding how she played a very important role in shaping women's education in modern India. So in 1882, when the Hunter Commission came, now Hunter Commission was one of the most important commissions that the Britishers had created, in which that was to talk about education overall, but it specifically focused on women's education, right? And to talk about women's education, Pandita Ramabai Saraswati had participated, had deputed. I was reading about, I'm not sure if, I think Annie Besant also participated in the Hunter Commission, and Cornelia Surabji, her mother, Parsi woman, participated. So what is interesting about Hunter Commission was about all these women coming and talking to the British official and telling them that what should be the nature of education. So, thanks to Rajhans, he has very interestingly brought some of the key quotations from Ramabai's deputation, and I'm just going to quickly read it. Her recommendations. First, the women of this country are very shy. If a male inspector visits a girls' school, all the girls will get confused and will stop talking. Seeing such a situation, the male inspector will make a bad report about the school and the teachers. It is quite possible that the government will appoint only a male teacher for such a school, and that the school will not be able to get benefit of a female teacher. Since the education of girls will be different from that of the boys, it should be in the hands of the female teachers. So she's talking about the need for female teachers. अब female teachers लाए कैसे? है नहीं, तो आप पहले महिलाओं को टीचर्स बनाइए,
ताकि महिलाओं को पढ़ाएं, वरना तो लज्जा जाएंगी। हमारी देश की बच्चियां बड़ा शर्माती हैं, तो गुरुजी आप पहले ना फीमेल टीचर्स लाइए, एज सिंपल एज दैट। The second reason is that 99 cases out of 100, the educated men of this country are against women's education and improving their conditions. I think she was thinking about all the amazing responses that she got from the tall, reformist male leaders of her time. So I think she was thinking about certain people. If in such a situation they will find even a small mistake, they make a mountain out of a molehill and defame the woman's character. In such a situation, some poor woman who does not have much courage is not alert. She breaks down. It is believed that men are better suited to live close to power and women to live within the walls. But in the eyes of the government, both men and women should be equal. Just as in the eyes of the parents, their children should be treated equally. It is proved that half of the population of this country, that is women, are oppressed by the other half men. It is important for good administration to stop this disturbance. So she's talking about equality, and she's saying that the government will have to take the responsibility of creating equality by giving equal education to men and women. Third, this is about women in medicine. You have to understand that she played important role in sort of initiating medicine for women in India, medical education for women in India. I would like to give you one more suggestion regarding female doctors. There are good doctors in the country, but there are no women in this profession. The women of this country are more shy than women from rest of the world. Most women would rather die than have to talk to a man. Therefore, the reason for the premature death of thousands and lakhs of women is the lack of women doctors. I urge our government to make arrangements for women to study medicine. The biggest lack of women's education in India is the lack of women doctors. And therefore, it was through the letter and Hunter Commission submitted this report, right? And this letter that she'd written was finally sent to Queen Victoria. Queen Victoria realized the need for women doctors in India for the first time. As a result, when Duchess Dufferin came to India in 1885, a Dufferin Fund was established for the supply and education of women's doctor in India. I think this is amazing. So her deputation actually, when you depose, what is the impact it has? Now I just want to conclude by saying, certain things like how does she see education, role of education. So for her, education is extremely important for women, for economic independence. It is a panacea of all social ills. It's a medium of consciousness for women to free themselves from all bondages and ignorance, and also for men to really realize themselves out of this. Education is a prerequisite for independence. Ardent supporter of public education. She wants more and more school and secular education. Let's just quickly look at the subjects that she supports. So if you look at, these subjects have been identified from her various writings, the subjects that she wants female students to study. Arithmetics, history, political economy, medicine, grammar, dharma shastra, physics, geography, culinary art, and vocational training. So, 1880s, this woman is saying maths padhao. But we don't know. So I think, just the closing statement, I think it's so important for us to understand women thinkers and philosophers and give them that credit. Because, the way in which we have studied political thought, the way we've studied history of ideas, even the way, people talk about global intellectual history, people are talking about, ideas and how important those ideas are. Women have contributed for generations in giving us these ideas. I think it is high time that we actually start engaging. We start studying, we start reading, we start
discussing, because that would be the true legacy to carry forward. I'm sure that, Ramabai Saraswati at that point of time never thought that, on 2nd April 2024 we would be talking about her. But the reason why we are talking about her, because she is so significant and crucial. It is not enough for us to just, think about Women's Day in a certain way. It is important for us to celebrate all these women, celebrating by not just doing what we do, but I think the true celebration of their life is if we are able to attune and live the ideas for which they struggled, and in the words of Meera Koshambi, were crossing multiple thresholds. Thank you very much. धन्यवाद मैडम। आपके लेक्चर की जितना भी सुना बहुत प्रभावशाली लगा। मुझे लग रहा है मेरे छात्र छात्राओं का भी यही ओपिनियन होगा। कितना आम लगता है ना महिलाओं का आजकल बस में आना, कार्यस्थल में जाना, कहीं पे भी जाए, आप बैंक में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, महाविद्यालयों में जाए, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ 3 महिलाएं और विदुषी महिला, हमारी वक्ता भी महिला। कितना आम लगता है ना, ऐसा लगता है ये सब बहुत स्वाभाविक है कि महिलाएं, बेटा बहुत स्वाभाविक लगता है कि महिलाएं आके बैठ जा रही हैं, एडमिशन भी ले जा रही हैं, मार्क्स पा जा रही हैं, यूपीएससी में आगे बढ़ जा रही हैं, पर ये इतना स्वाभाविक नहीं है, इतना नेचुरल नहीं है। लंबी संघर्ष की इतिहास रहा है इसके पीछे, और इन इतिहासों को हम जानते तक नहीं, हम महिलाएं नहीं जानते हैं कि जो कार्यस्थल में कार्यरत महिलाएं हैं, जो संघर्षरत महिलाएं हैं, उनकी वो यहाँ तक जो पहुँची हैं उसके पीछे कितनी लंबी इतिहास है संघर्ष का। मैडम, आप जब पंडिता रमाबाई के बारे में अभी बता रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ उनको, आप ही की लेक्चर से थोड़ा जितना भी समझ मेरी बनी है, मुझे याद आ रही थी मैरी वोllstonecraft, जिसको हम पढ़ते हैं, और जब भी हम आप लोगों ने भी नाम सुना होगा मैरी वोllstonecraft का। उसकी किताब का नाम क्या है? विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। देखिए, ये किताब जब उन्होंने लिखा था तो बहुत सारे उस समय यूरोप की जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने उनको बहुत अजीब नामों से नवाजा था। हाँ, बहुत अजीबोगरीब नाम दिए थे। हाँ, कि जैसे हम लोग बोलते हैं घोड़ी है, घोड़ा है ना, और बहुत अजीब नाम से उनको नवाजा था। एक महत्वपूर्ण स्कॉलर जिनका नाम आप सब जानते हैं, जो बहुत महिलाओं का इस तरह से राजनीति में आना, समाज में आना, नौकरी में आना, कार्यस्थल में आना जिसको पसंद नहीं करते थे, और बहुत वोकल थे इस बारे में, और एक बहुत सुंदर किताब भी उन्होंने लिख दिया, एमिली करके किताब। क्या जानते हैं कौन है? रूसो। एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने भी लिखा था, एमिली। जो मैडम ने बोला, जैसे पंडिता रमाबाई उस समय बोल रहे थे कि नहीं, महिलाओं को, लड़कियों को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए, रूसो भी नहीं चाहते थे। रूसो ने उसमें लिखा है कि किस तरह से पुरुषों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा अलग होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की ब्रेन जो है वो उस लायक नहीं है। इसलिए महिलाओं का आप होम साइंस पढ़ाइए, होम इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, जिसमें वो घर को संभालना, केक बनाना, हाँ थोड़ा गाना वाना भी गा लेंगी तो इसलिए साहित्य भी पढ़ाई दीजिए, है ना, लिटरेचर पढ़ा दीजिए। हाँ, क्योंकि जब थक हार के पति घर में आए तो थोड़ा गाना वाना गा दें, कविता पढ़ दे, साहित्य के बारे में डिस्कशन करें, उसको अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरह की बातें यूरोप में भी हो रही थी और हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं, पर पंडिता रमाबाई यहाँ पे हमारे समाज में उन्होंने भी एक डिस्कोर्स छेड़ा, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, उसको हम नहीं जानते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम कि आपने ये सब जो अदृश्य हो गए हैं हमारे विदुषी महिलाएं, उनको आपने
वो अदृश्यता से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर मैडम एक ऐसी नेटवर्क से जुड़ी हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर नेटवर्क जो है, ग्रुप है, जो इस तरह का कुछ काम करती है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे। और आप शायद भारतीय महिला फिलोसोफर्स को अंधे कुएं से निकाल के ला रही है कि शायद इन्होंने मुझे कभी बोला था, शायद ये कमला देवी चट्टोपाध्याय और भी महिलाओं को एक एक को अंधे कुएं से, जो डूबी इतिहास की कूड़ेदान में जिनको फेंक दिया गया है, हाँ, डस्टबिन, हिस्ट्री की जो डस्टबिन में फेंक दिया है, वहाँ से एक एक को उद्धार करने का बीड़ा उठा लिए हैं ये, है ना। तो धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे लग रहा है बच्चों ने एंजॉय तो किया होगा, पर उसके साथ बहुत सारी बातें होंगी जो उनके मन में आई होंगी, शायद सवाल की तरह से, शायद किसी तरह से कमेंट्स की तरह। आप प्लीज़ अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो उस बारे में बोलिए। I was her who lost her parents at a very young age. At the age of 22, she decides to rebel against society and marry a man of lower origin. 2 साल बाद, she gets widowed. She decides to study and learns that she is not allowed. She decides to change the religion and learns that the problems here also are all the same. Then her daughter dies. Now, how do you think that she able to hold everything together on this process? And it is so funny to us. Really, I just come in. I would just stand here. Yeah. So your question is, how does she do that? How is she able to hold herself together? It is so funny now कि आज हमारे पास सारी फैसिलिटी, पर फिर भी आज का यूथ डिप्रेस्ड और पलका रमा पाई, जिनमें इतनी सारी सिचुएशंस थी, she was able to stand strong. How was that? Oh, this is very interesting. Yeah, I also think that मेरे पास भी ना काफ़ी बारी ये प्रश्न उठता है कि आज तो समाज इतना बेटर हो गया है, और उस समय जो मैंने अपना लेक्चर कंक्लूड किया क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड को, जो क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स करके, इट वाज ऑब्वियसली फार मोर चैलेंजिंग, डॉन्टिंग and difficult for them to do it. But then कहीं ना कहीं she had this understanding. मुझे लगता है, this is my interpretation, that probably she felt that she actually transformed her individual challenge as a universal problem. And she realized and recognized that this is a universal problem and we will have to resolve it. We will have to work towards it. I think about Baba Saheb Ambedkar, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी नॉन डिग्निटी को एक सामाजिक प्रश्न बनाया. How he was able to resolve his own, experiences into a very big question, and how he transformed that into a problem, and he rectified it also, right? Because if you look at his role in resolving that, he gave us the rule of law, and that resolved it, right? For example, how he was ostracized as an untouchable. When you read his book Waiting for Visa, and he's thinking about his childhood, and he said कि नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते. I think रमाबाई के साथ भी यही था कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बट इस चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता. और मैंने देखा है कि महिला चिंतकों में ये एक ये होता है. चाहे मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय को उठा के देखूं और उनके पूरे के पूरे योगदान को देखूं, या मैं महादेवी वर्मा की जब श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ रही थी और वो जिस तरीके के कैरेक्टर्स को लेके बात करती हैं, अतीत के चलचित्र में जिस तरीके के कैरेक्टर्स को लेके जा रही हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग है दैट वी कांट जस्ट लिमिट इट एज आवर प्रॉब्लम, कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ social problem that needs to be rectified, and kahin na kahin that gendered lens, that women's eye, that women's introspection is very different. So when I started the lecture and saying men talking about social reform or men working towards social reform is a very different
paradigm when it comes to women doing that. So experiential epistemology, I think, is the framework and her courage to do it. You know, आज क्लास में हम बात कर रहे थे ह्यूमन विल की और स्थित प्रज्ञ की. आई थिंक वो विल है, पर जब हम ह्यूमन विल की बात करते हैं, हम बहुत सारे चिंतकों की बात करते हैं, बट हम अपनी महिला चिंतकों की बात नहीं करते हैं. राइट? सो दैट वुड बी माई रिस्पॉन्स. थैंक यू. क्या मैडम इसमें मैं बस अर्थ जी मैम. मुझे लगता है कि बच्ची ने यही पूछा ना कि वो क्यों कर पाई और हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों डिप्रेस हो जा रहे हैं, महिला होकर परेशान हो जा रहे हैं. मुझे लग रहा है मैडम ने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया, और उसके साथ मैं सोच रही थी मैं क्यों नहीं कर पा रही. तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है कि पंडिता रमाबाई ने बीड़ा उठा लिया था, एजेंसी अपने आप को बना लिया कि मुझे ही करके चीज़ करना. मैंने दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को, मैंने इंस्टीट्यूशंस को दे दिया है, मैं वो बीड़ा खुद उठाना नहीं चाहती बदला. तो ये मेरी गलती, कहीं मेरी फिर कमी है, मैं माने हम सब. एक छोटा, हाँ, मैं रिस्पॉन्सिव बिफोर योर क्वेश्चन. काफ़ी बारी लाइफ में मेरे को भी अपने चैलेंजेस आए हैं. काफ़ी बारी मैं जिस तरीके से, मुझे अपने विचारों की वजह से, अपनी राजनीति की वजह से, अपनी समझ की वजह से, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस तरीके से एक सामाजिक जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रभावित करता है. और फिर मैं रमाबाई के बारे में सोचती हूँ, और वो मुझे फिर करेज देता है कि जब उन्होंने उस टाइम कर लिया, जब उनके पास ना कोई संगठन था, ना नेटवर्क था, ना बहनें थी, ना सॉलिडारिटी था. मेरे पास तो एक बहुत एक्सटेंसिव सॉलिडारिटी है ना, सिस्टरहुड का. सो दैट्स माय रिस्पॉन्स. पंडिता रमाबाई को मैम, उनको हिंदुइज्म में कुछ शॉर्टकमिंग्स नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुइज्म से अपने रिलीजन को, मतलब खुद को अलग किया, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया. तो मैम कुछ शॉर्टकमिंग्स तो क्रिश्चियनिटी में भी उनको समझ में आई होंगी. तो मैम वो क्रिश्चियनिटी को बदल कर खुद को अलग किसी रिलीजन में क्यों नहीं जोड़ी, क्रिश्चियनिटी तक ही क्यों रुक गई, और उनकी उस शारदा सदन में केवल बाइबल ही क्यों, हिंदू टेक्स्ट क्यों नहीं? अगर उनको शॉर्टकमिंग्स नजर आई तो बाइबल में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी. बिल्कुल. एग्जांपल लाइक हिंदू टेक्स्ट में अगर उनको नजर आई है, तो उन्होंने मैम चेंज करने को क्यों नहीं सोचा कि उसको बुद्धिज्म में कैसे देख लेते हैं, क्या पता कुछ चीजें वहाँ बदल जाए. बिल्कुल. बट मैम उन्होंने कुछ वहाँ रोक क्यों दिया? थैंक यू. बहुत अच्छा प्रश्न है. शारदा सदन नहीं, मुक्ति सदन में बाइबल भी था, भगवत गीता भी था, कुरान भी था, जितने धर्म की किताबें हो सकती हैं वो सब था. वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस दैट in Mukti Sadan there was just the Bible. People had raised question that why is there a Bible, right? So there were other texts also which was there. जब उनको Christianity Anglican Church से problem था. She had a problem with the way Christianity was interpreted by these priests, the way Anglican Church interpreted Christianity. She had her own interpretation of the religion. She interpreted Christianity in her own way. She did not have problem with Christianity per se. She had the problem with the denomination that she was close to, the denomination that she went to. That is why she wrote, she translated from Hebrew, from the original source, the Bible. And when she's doing that, और उनके बाइबल को भी वो मान्यता मिली नहीं. उस जो बाइबल उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है उस बाइबल को, उनके बाइबल से. ठीक उसी तरीके से जब बाबा साहेब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करते हैं तो बुद्धिज़्म के ओरिजिनल जीनस में नहीं जाते हैं. ये गलत फहमी है. बिकॉज ही ऑल्सो हैड प्रॉब्लम विद द वे देयर वाज करप्शन इन बुद्धिज़्म. Therefore, Baba Sahib's Buddhism is known as Navayan Buddhism. He reinterprets Buddhism according to his own understanding, and he makes it a vehicle of transformation. Right? Because in every religion there are these conservative elements, but there is always a radical way of interpreting it. How are you interpreting it? And I think मेरा जो understanding है कि उनको उन्होंने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, I'm still very interested. Rajan has to still go for his field visit and he's going to Khedgaon, and we will be looking at the copy. We would be looking at her Bible and see how is it different, and then we will be also talking to some experts on Christianity, and we would be talking about how is her Bible different. I think there's been no work about her interpretation, so it would be interesting to know how is she interpreting Christianity.
So for example, I would look at spirituality in a certain way. There might be some elements in spirituality, my own spiritual understanding. There might be certain things which I might find patriarchal. But in my own understanding, I might just discard that. That doesn't mean the whole thing needs to be discarded. I can interpret it according to my needs. Similarly, when Navyan Buddhism came, it was about creating a new reading of Buddhism. Right? So it was about one's own interpretation, one's own reading. And what are you bringing from that? Right? जो आपका प्रश्न था अबाउट कि ऐसा क्यों था कि सिर्फ बाइबल ही था वहाँ, वही तो गलती हो गई. लोगों को लगा कि सिर्फ बाइबल था और ये तो प्रचार प्रसार कर रही हैं क्रिश्चियनिटी का. बट वो तो कह रही है कि पढ़ा हुआ है भैया, हम बिलीव करते हैं, पर तुमको करना है करो, तुमको नहीं करना मत करो. जिस तरीके से मैम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए वेस्टर्न से फंड लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, और अब हिंदू जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, और जितने भी प्रॉब्लम शॉर्ट कमिंग्स थी हिंदू टेक्स्ट में उसको उजागर जिस तरीके से कि रैदर देन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी उसको उतना ज़्यादा तरीके में उजागर नहीं किया. तो मैम कहीं ये एक तरीके से एक तरह से बाइसनेस को शो नहीं कर रहा है. Please sit down. A big question for you. Your understanding of what she's doing is based on what I've done. Have you ever read Ramabai before? No? This is such a great opportunity for you that you go back and read her. You read the books written on her and you read her. क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें एक पर्टिकुलर तरीके का बायस नज़र आ रहा है. बताती हूँ बेटा क्यों. कि हिंदुओं से बात नहीं किया, क्रिश्चियनिटी से फंड लेके आ गई. हमने अपने लेक्चर में एक चीज़ बहुत क्लियरली बताया कि जो फंड्स जनरेट हुए उनको चंदा नहीं दिया किसी ने. जो किताब से सेल हुआ था, उनकी किताब से जो पैसा आया था वो पहला कॉर्पस बना, एंड दैट बिकेम अ सब्सटैंशियल अमाउंट फॉर हर टू डू इट. एंड ऑब्वियसली जिन लोगों को लगता था उनकी मिशन, उनके आइडियाज़, उनके काम से जिसको एक वो था, सपोर्ट था, उन्होंने फंड किया. ठीक उसी तरीके से जब विवेकानंद अमेरिका में गए और उन्होंने भगवद गीता, वो जो 4 किताबें हैं, उनके जो गीता के लेक्चर्स हैं, राजयोग जो 4 सीरीज़ है, कोई ये भी कह सकता है कि उन्होंने तो फंड बाहर से लाया. अब वो फंड नहीं ला रहे थे, उन्होंने यहाँ के हिंदुओं से क्यों नहीं मांगा, यहाँ के हिंदुओं से क्यों नहीं बात किया, वो विदेश से क्यों पैसा लेके आए. ज़रूरी नहीं है कि विवेकानंद को जो फंडिंग दी गई वो सिर्फ क्रिश्चियंस ने दी होगी या सिर्फ हिंदुओं ने दी होगी. जिसको भी लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या उस काम के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने सपोर्ट किया. Anyone who believes in your cause, and I feel that there were a lot of people who believed in the cause that Ramabai stood for, which was about the condition of the widow. She was not trying to, जो understanding थी ना, this is exactly the kind of understanding and reaction that would have come to her, I can assume. Right? So I would suggest go back, read Ramabai. Please do. Yeah? Thank you. Thank you. Another question can you take? Yes, yes, absolutely. सभी की बात करते हैं थोड़ा. जैसे कि मैं जहाँ तक फेमिनिज्म को ये प्रक्रिया है, तो उसमें विमेन को ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है और उनका भागीदारी समान होता है. तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूनिवर्सल थिंकिंग आनी चाहिए, और विमेन जहाँ तक मैं सोचता हूँ थिंकिंग करती है तो यूनिवर्सल नहीं होती, क्योंकि विमेन ज़्यादातर करेक्ट होते, उनके बच्चे होते सबको बराबर ड्यू रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो दूसरे से ज़्यादा नहीं करते. हो सकता है पार्टियाँ सोसाइटी में पिता के पास थोड़ा हो जाता है. Okay, thank you. I got your question. Next question. Whether no. There are other people also. They have a lot of questions. You can ask me after the session. There are other people also waiting. पूछो बेटा. बहुत सारे हो गए बेटा. नहीं. I will remember. He's asking about the university. क्या रमाबाई का मानना यह था कि संस्कृत भाषा
भाषा स्त्री विरोधी है? संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है? क्या यह रमाबाई का मानना था? मुझे नहीं लगता कि संस्कृत भाषा स्त्री विरोधी है, बट जो समझाया, जो लिखा गया है और जो आया है हमारे पास, जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, उसमें समस्या है। क्योंकि आप उसी के सोर्स पे महिलाओं को एकदम बाहर रखना चाहते हैं, शिक्षा से, किसी भी तरीके के ऑटोनॉमी से। सो आई डोंट थिंक वो संस्कृत भाषा विरोधी थी। ठीक, यूनिवर्सैलिटी, वेदर शी वाज, रमाबाई ही होती थी। वो पूछ रहा है कि रमाबाई क्या, मैंने क्या रमाबाई ने इस बारे में देखा? आई डोंट थिंक सो, नो। तो आप मैडम पढ़ के आपको फिर बाद में बोल दें कि आप टच में रहिए। She was not against Sanskrit. She was a polyglot. She conversed in Sanskrit. She had a problem with, how do I say, the texts, the shastras, which positioned women in a certain way. जिन्होंने महिलाओं को एक particular तरीके से समाज में उनको जगह दी. Okay. Yes, you'll be the last question. So in that you mentioned that education for men and women are different, and for that we need women teachers more. So in that context, don't you think that the equality of education is challenged, and how is it justified in that case? Okay, thank you. Remember, she's talking in 1882, 19th, like late 19th century, when women have no education, women are shy, women cannot come out, women do not participate. So she's saying that the reason why we need female teachers is for the women to not feel shy, to not have trust issues, to not be conscious, so that they can come. See, if you try to use your 21st understanding of a classroom right now, where you have female friends and you have female classmates, male classmates, no problem at all. We are not shy. But at that point of time, when you hardly have women in your classrooms, and all the teachers, you don't have women in the classrooms, you don't have women teachers. How do you think women would feel to be part, to come and sit? And they're coming from very conservative, traditional families where women have always been part of the inner, right? Also a quick response to that, I was reading Mahadevi recently, and Mahadevi Verma tells that after her masters, for her masters she wanted to come to Banaras Hindu University to study Sanskrit. She was denied because Sanskrit College of Theology, which is the present day SVDV, did not allow women to study Sanskrit because they believed in the traditional sense of it. And to your question, all the women have universal positions. They're talking about concepts in the same way. They're not just limited to equality. Equality is one of the most important premise to start with. But they're talking about freedom. एक एक टेक्स्ट उठाते हैं. सेक्सुअलिटी की कितनी बात हुई है इंडियन विमेन राइटिंग में. कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भगवान क्या लिखा है उस टाइम. इस्मत चुगताई, लिहाफ पर जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो फूको की ही बात करते हैं. ठीक उसी तरीके से बिल्कुल रेत समाधि. उसके अलावा आप जब फ्रीडम की बात करें, हर विमेन राइटर में वही सारी बातें हो रही हैं जो मेल थिंकर्स में हो रही है. गांधी स्वराज की बात कर रहे हैं, एनी बेसेंट स्वराज की बात कर रही हैं. बट आज तक कभी प्रश्न आया है कि एनी बेसेंट के स्वराज की क्या अवधारणा थी. कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात तो कमला देवी चट्टोपाध्याय में है ना. तो औरतें भी कोई अलग तरीके से नहीं सोच रही हैं, वो भी समाज में उसी तरीके का हस्तक्षेप रख रही हैं जिस तरीके से मेल चिंतक रखते हैं. बट कहीं ना कहीं उनके पर्सपेक्टिव में एक इंटरसेक्शनैलिटी आ जाती है जिसमें वो जेंडर को ज़रूर लाती है, क्योंकि आदमी तो भूल जाते हैं. फॉर देम जेंडर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. Do you think that Gandhi, being a man, was a problem for Gandhi? No. But it was definitely a problem for Kamala Devi to be a woman who did not get the position of becoming the president of Indian National Congress because people thought that she is a divorcee. She doesn't have good morals. That is how gender comes into play.
right? So it's a reality that we cannot do away. But women thinkers are talking in the same universal way like male thinkers. All right, thank you. I've always felt the best teacher is one who unsettles your mind. आप जो जानते हैं उसी को बस और शब्दों में अच्छी अच्छी भाषा में आपको बोल दे और आप खुश खाश होकर घर जाएं, वो एक तरह के टीचर होते हैं। और एक टीचर होते हैं जो आपकी ब्रेन को पूरा फाड़ फूड़ के हिला दे पूरा, ऐसे सवालों से आपको मुखातिब करें कि आप परेशान हो जा रहे हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये मैं जो सीख के आया हूँ या आई हूँ बचपन से उससे बहुत अलग बात कर रही हैं, मैं इसके साथ एग्री करता ही नहीं हूँ, करती ही नहीं हूँ, या तो हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है क्या, है ना। और मैडम प्रियंका झा ने आज वही किया है, उन्होंने हमारे बच्चों को अनसेटल कर दिया है। कुछ नारीवादी एक जर्नी में, एक यात्रा में वो ले गई, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि वो आपको अपनी जो बस में बिठा के, ट्रेन में बिठा के कहाँ तक ले गई थी। अब जब आपको लेके वहाँ जंगल में छोड़ दी तो आप परेशान हो गए, अरे ये क्या सब सुना दी हमको, क्या बोल दी, है ना। तो थैंक यू डॉक्टर प्रियंका झा, आपने मुझे लग रहा है हमारे बच्चों को बहुत एक तरह से उनको अब इंस्टिगेट कर दिया है, हाँ उलझा भी दिया है कि वो अब सवाल की जवाब के लिए परेशान होकर इधर उधर होते होते लाइब्रेरी की तरफ चले जाएंगे, मुझे लग रहा है। और लाइब्रेरियन को बोलेंगे कि भाई पंडिता रमाबाई के ऊपर 4 किताबें क्यों नहीं हैं हमारे लाइब्रेरी में। तो मैं इसके साथ मेरी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर प्रियंका सिंह जी को अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ और जो औपचारिक रूप से वोट ऑफ थैंक्स होता है उसे दें। Thank you, ma'am, and very good afternoon, everyone. So today we have reached the end of the second day of our national workshop on Indian political thinkers and their contemporary relevance. And today what we had discussion right now is the relevance of these thinkers. पंडिता रमाबाई ने क्या किया और उसका आज जो रेलेवेंस है उसका नतीजा जो है अभी डिस्कशन हुआ है कि ये रो जो है वो आप देख करके बता सकते हैं। लेकिन जो उस समय की परिस्थितियाँ थीं और जो आज की परिस्थितियाँ हैं बहुत अंतर आ चुका है। मगर इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस रो में या इधर में जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं सबके अपने अपने स्टोरीज़ होंगे जो आज यहाँ पे बैठी हैं, चाहे वो हम लोग हों जो कि अभी प्रोफेशन में आ चुके हैं या फिर आप लोग हों जो कि अभी आएंगे जॉब में। सबके अपने चैलेंजेस रहे हैं। यू ऑल हैव योर ओन स्टोरीज टू टेल। और ये जो आज हम पहुँचे हैं इतने सारे चैलेंजेस को पार करके, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसमें हम कुछ को जानते हैं और बहुतों को नहीं जानते हैं, जिसमें कि एक पंडिता रमाबाई भी हैं। आज हम इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर इस चीज़ को एडमिट करूं फ्रैंकली मैंने भी इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा है। थैंक्स टू यू मैडम कि आज हम लोगों ने इनके बारे में ये डिस्कशन किया है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अभी डिस्कशन होना बाकी है। तो एक थीम हम ये भी रखते हैं, इंडियन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट जो है एक थीम हो सकता है हमारे लिए एक वर्कशॉप का। और मैं ये कह सकती हूँ जो इसने क्वेश्चन किया है कि हम लोगों में थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं और हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस टाइम में उन्होंने कैसे कर लिया। हर एक जो चैलेंज आता है वो आपको और मजबूत करता है। हम लोगों ने बहुत छोटे चैलेंजेस फेस किए हैं, पंडिता रमाबाई ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उसमें एक आपको सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपने फील किया होगा हमेशा होता है। जैसे उनके साथ उनके फादर थे, ब्रदर, बाद में उनकी बेटी हुई।
हम लोग के साथ भी जो है कोई ना कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है हमारी फैमिली में जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। और कंट्रीब्यूशन अगर मैं अपना पर्सन कहूँ तो मेरे फादर का है, और इसमें बहुत सारे लोगों का, मदर का हो सकता है, फादर का हो सकता है, सिस्टर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बट उनका कंट्रीब्यूशन है जो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और हमें कोशिश ये करनी है, जो ये है ना कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, कि हम भी किसी के लिए वो सपोर्ट बने जिससे कि वो जो है कल को बोल सके कि यस हमारे लिए ये मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। तो ये जो है इस वर्कशॉप का एक और भी हमारे लिए एक जो है टेक अवे हो सकता है कि हम इसको अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं। सिलेबस के हिसाब से कुछ थिंकर्स हैं, कुछ थिंकर्स नहीं हैं, लेकिन आपकी रियल लाइफ में जो है ये सारे थिंकर्स आपके लिए रेलेवेंट होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच मैडम फॉर दिस ग्रेट डिस्कशन एंड डिबेट। और ये इतना ज़्यादा जो है हम लोगों के लिए थॉट प्रोवोकिंग था कि जो क्वेश्चंस थे वो इस बात का जो है प्रमाण है कि कितना ज़्यादा ये डिस्कशन आज थॉट प्रोवोकिंग रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल एंड गिविंग अस this time. I'd also like to thank the administration of our college, manager sir, principal sir, for supporting us to organize this workshop and the sponsors. I'd also like to thank the faculty members of our department, Swati ma'am, Pratima ma'am, Vikas sir, Girish sir, and most importantly Gaurav Mishra, because without his support this workshop would not have been possible. So thank you so much Gaurav. I'd also like to thank the media persons for the news coverage that we are getting, and the most important audience. Thank you for being such a patient listener, and to all the volunteers who are working effortlessly and making this possible and making it the event. So thank you so much all of you.